गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं सभी कोई अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारे वीडियो को लगातार देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अगर किसी तरह का आपको दिक्कत परेशानी होगी वीडियो देखने में तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी जितनी भी परेशानी है उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा, ठीक है। तो आज के टॉपिक में यानी आज की क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़ना है, आज की क्लास में शाहजहां के बारे में डिटेल से समझना है, ठीक है। पिछले क्लास हम लोग किसके बारे में पढ़ते लोग, पिछले क्लास में जहांगीर के बारे में पढ़ चुके लोग। जो बच्चे नहीं देखेंगे इसका वीडियो, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वीडियो मिल जाएगा, जाकर आसानी से आप देख सकते हैं। तो आज ये क्लास शुरू करते हैं। तो मैं हूं आलमगीर आलम और आप क्या देख रहे हैं, अपना ही चैनल आलम स्टडी सेंटर 08, ठीक है। ये इसको जो है ना, इसको थोड़ा सा डिटेल्स आप समझ लीजिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। ये ग्रुप डी वगैरह में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, जैसे पूछ देगा कि लाल किला का निर्माण किसने किया, तो शाहजहां ने किया। ये सारे टॉपिक इसमें आएंगे। मेन टॉपिक में उठाकर जानबूझकर उसी टॉपिक को मैं बार बार पढ़ाता हूँ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट में आपका रिवीजन बेहतर तरीका से रिवीजन होता है। इतिहास का अच्छा खासा जानकारी भी आपको मिल जाती है और रिवीजन भी बेहतर तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक शुरू करेंगे। तो पिछले क्लास में जैसे कि मैंने बताया था, जो जहांगीर था उसकी एक पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम क्या था, जगत गोसाई। उन्हीं जगत गोसाई का ये बेटा है, इसलिए आपको ध्यान से याद रखना है। कभी क्वेश्चन पूछ दे कि शाहजहां की माँ का नाम क्या था, तो जगत गोसाई याद रखेंगे। आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है जगत गोसाई। तो शाहजहां की माता का नाम क्या था, जगत गोसाई। ये गद्दी पर कब बढ़ता है, यानी सिंहासन कब कब्जे आता है, तो 1628 ईस्वी में। 1628 ईस्वी में ये सिंहासन पर बैठता है। उससे पहले वो पिछले क्लास में भी बताया था, शाहजहां क्या किया था, अपने पिता जहांगीर और उसकी पत्नी नूरजहां को, यानी अपनी सौतेली माँ को, दोनों को पकड़ के कहाँ डाल देता है, जेल में कैद कर देता है, ठीक है। याद रखना, ठीक है। यानी कि जहांगीर और नूरजहां को दोनों को कैद में कौन डाल देता है, शाहजहां डाल देता है। और 1628 ईस्वी में गद्दी पर यानी सिंहासन कब्जिया लेता है, सिंहासन में बैठ जाता है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है द्वितीय स्वर्ण काल कहा जाता है इसके शासनकाल को। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने शासनकाल में अनेक सुधार किए और इसके शासनकाल को स्थापत्य के भी काल कहा जाता है। स्थापत्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे किलों का स्थापना इसी शासनकाल में हुआ। यानी लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, जामा मस्जिद हो गया, मोती मस्जिद हो गया, बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंगों का निर्माण हुआ, ठीक है। इसीलिए इसके शासनकाल को स्थापत्य काल भी कहा जाता है या द्वितीय स्वर्ण काल कहा जाता है। अब इसको द्वितीय स्वर्ण काल कहा जाता है, तो बताओ कि पहले स्वर्ण काल किसके शासनकाल कहा जाता था, तो अकबर के शासनकाल को स्वर्ण काल कहा गया। और सेकंड स्वर्ण काल किसी शासनकाल कहा गया, ये शाहजहां के, याद रखना, ठीक है। दोनों का आपको ध्यान से याद रखना है। यहां पर देखेंगे तो लिखा हुआ है इनकी पत्नी का नाम क्या था, अर्जुमंद बानो बेगम नाम था, ठीक है। अर्जुमंद बानो बेगम इनकी पत्नी का, किसकी पत्नी का नाम, शाहजहां का, ठीक है। तो आपको पता है ये अर्जुमंद बानो बेगम कौन थी, ठीक है। जो बच्चे नहीं जानते होंगे ध्यान से सुनना है। जो नूरजहां थी ना, जैसे कि मैं पिछले क्लास में बताया था कि नूरजहां जो थी, जो असमत बेगम की बेटी थी। असमत बेगम कौन थी, ये बच्चे नहीं जो जानते होंगे उनको पता नहीं चलेगा, ठीक है। असमत बेगम जो गुलाब के पौधे से इत्र बनाती थी, जो पिछले क्लास में मैंने बताया था, और उन्हीं की बेटी का नाम क्या था, नूरजहां, ठीक है। और नूरजहां के पता है एक भाई था, कौन था, नूरजहां का भाई का नाम क्या था, आसफ खां। पिछले क्लास में बताया था, उसी आसफ खां की बेटी थी अर्जुमंद बानो। अर्जुमंद बानो, समझ रहा है। देखो दिमाग देखो नूरजहां के क्या की थी। नूरजहां का की खुद एक तो जहांगीर को पटा ली थी, ठीक है। जहांगीर का ऑलरेडी पहले से मान बाई, जगत गोसाई और अनारकली के चक्कर में पहले से था। उसके बाद से नूरजहां उसको फंसा ली, ठीक है। नूरजहां क्या की, मैं पिछले क्लास में भी बताया था, जैसे कि मैं बता रहा था कि नूरजहां को शासन से मतलब था, उसको जहांगीर से कोई मतलब नहीं था, ठीक है। वो धीरे धीरे क्या की कि जहांगीर के साथ साथ, जब उसके साथ शादी हो जाता है जहांगीर के साथ, तो वो शासन का बहुत सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में लेती है। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि वो सिक्के पे इतना तक कंट्रोल उसका आ गया था कि सिक्का पर एक तरफ जहांगीर का फोटो रहता था तो एक तरफ नूरजहां का फोटो रहता था। बहुत सारे जगहों पर अधिकारिक साइन, यानी कि मेन हेड जो साइन होता था, वहां पे नूरजहां साइन करने लगे, समझ रहे हैं किस तरह। तो नूरजहां सोची कि ये जो शासन जो अपने हाथ में जो संभाले हैं, अगर ये जहांगीर जब मर जाता है या इसकी सत्ता खत्म हो जाती है, तो इसका बेटा जो इसका उत्तराधिकारी बनेगा, तो उसको भी कैसे कंट्रोल कर रखे। तो उसने दिमाग लगाया, क्या किया, जो इसका जो बेटा था शाहजहां, उसकी शादी अपने ही भतीजी यानी अपने ही भाई की बेटी आसफ खां की बेटी जो थी, कौन, अर्जुमंद बानो बेगम से करा देती है। ये सोचती है कि वो आएगी ना तो मेरी ही भतीजी है, मेरा बात मानेगी, तो हम दोनों मिलके, है ना, फूफू भतीजी जो फुआ भतीजी जो भी है ना, दोनों मिलके शासन करेंगे, राज करेंगे इससे मुगल साम्राज्य पर, ठीक है। लेकिन जग जाहिर है, सबको पता है कि एक औरत को दूसरे औरत से कभी भी नहीं पड़ता है। ये भाई पता नहीं कि कौन बोला था, लेकिन जो भी बोला था सही है बोलता है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, जब अर्जुमंद बानो की शादी होती है शाहजहां से, जब ये आती है तो इसका नूरजहां से नहीं बनता है। धीरे धीरे ये देखती है कि नूरजहां क्यों मतलब ये पूरा तरह से कंट्रोल कर रही है,
क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये देखती थी कि अब इसका पावर क्या है। मतलब अर्जुमंद बानो जो थी वो नूरजहाँ को नहीं पसंद करती थी, नहीं चाहती थी कि उसका फूफू यानी उसकी फुआ जो है वही शासन करे। वो देखती थी कि वही शासन कर रही है, तो धीरे धीरे दोनों के बीच में अनबन ज़्यादा होने लगा। और लास्ट में मैंने बताया ही कि शाहजहाँ क्या किया, इसी कारण अपनी बाप जहांगीर और अपनी सौतेली माँ नूरजहाँ दोनों को पकड़ के जेल में डाल देता है। ठीक है, और इन्हीं अर्जुमंद बानो को शाहजहाँ क्या बोलता है, मुमताज़ बोलता है। जैसे जहांगीर अपने वाइफ को नूरजहाँ बोला था, समझ रहे ना, उसी तरह इसने भी अपने पत्नी को, अपने वाइफ को मुमताज़ बोला। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, मुमताज़ बेगम बोलता था। ठीक है, आगे देखेंगे। बस देखो, इसमें याद करने के लिए यही बात था कि अर्जुमंद बानो बेगम की पिता का नाम क्या था, तो आसफ खां। आसफ खां कौन थे, नूरजहाँ के भाई। बस यही चीज़ याद करना था, बाकी कहानी थी कि कैसे वो दिमाग वगैरह लगा के आए। ठीक है, आगे देखेंगे तो लाल किला के निर्माण किसने कराया, शाहजहाँ। ये क्वेश्चन ग्रुप डी वगैरह में बराबर पूछते रहते हैं। अगर खुदरिया क्वेश्चन पूछना हो तो सीधे उठाकर मुंह उठाकर ऐसे पूछ देगा कि लाल किला का निर्माण किसने कराया, तो शाहजहाँ ने कराया। लेकिन थोड़ा सा इसमें और डिटेल से पूछेगा तो लाल किला को शाहजहाँ क्या बोलता था, किला ए मुबारक। क्या बोलता था, किला ए मुबारक। याद रखना, किला ए मुबारक। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि शाहजहाँ और उसकी पत्नी मुमताज़ बेगम का कब्र कहाँ है। याद रखना, कब्र कहाँ है, तो ताजमहल में है। कहाँ पे है कब्र दोनों का, ताजमहल में है। ठीक है, तो याद रखना, लाल किला का निर्माण कौन करता है, शाहजहाँ करता है। उसी के अंदर, लाल किला के अंदर में ये दीवाने आम और दीवाने खास दो तरह के और किला है, उसका नाम है दीवाने आम और दीवाने खास। क्वेश्चन कई बार ये पूछ देता है, सीधे पूछ देता है कि दीवाने आस और दीवाने खास है ना, ये दोनों किला किसके अंदर है, तो लाल किला के अंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहाँ ने इसका निर्माण करवाया था। आगे देखेंगे तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, शाहजहाँ। ये सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता होगा, जो बच्चे पढ़े होंगे एक्चुअली में, जो इतिहास जानते होंगे थोड़ी बहुत भी, तो उनको मालूम होगा कि शाहजहाँ जो है लाल किले की और ताजमहल का निर्माण करवाया। ठीक है, लेकिन ताजमहल को बनाने वाले कौन थे, तो उस्ताद लाहौरी और ईशा खान। याद रखना, उस्ताद लाहौरी और ईशा खान, इन्हीं दोनों ने मिलकर डिजाइन वगैरह तैयार किया और पूरी तरह से ये इसका ताजमहल का निर्माण कराया था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि ताजमहल का निर्माण किन दो कारीगरों ने किया, तो उस्ताद लाहौरी और ईशा खान, ये दोनों, इनका नाम याद रखना, उस्ताद लाहौरी और ईशा खान, ये दोनों मिलकर क्या किए, ताजमहल का निर्माण कराया था। बहुत ही खूबसूरत, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, याद रखना। ठीक है, आगे देखेंगे तो लाहौर में एक शीश महल का निर्माण कराता है शाहजहाँ। क्या करता है, लाहौर में एक शीश महल का निर्माण करता था। याद रखना, शीश महल लाहौर में किसने निर्माण कराया, शाहजहाँ ने। आगरा में एक मोती मस्जिद का निर्माण करता है और दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करता है। याद रखना, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि आगरे की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। आगरे की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो शाहजहाँ ने कराया था। और दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहाँ कराया था। याद रखना, आगरे का मोती मस्जिद, आगरे वाला मोती मस्जिद शाहजहाँ, और दिल्ली का जामा मस्जिद भी शाहजहाँ कराया था। ठीक है, उसके आगे देखेंगे तो शाहजहाँ का एक मयूर सिंहासन था, यानी एक सिंहासन बना हुआ था जो मोर के डिजाइन का था, इसीलिए उसको बोला जाता है मयूर सिंहासन। ठीक है, उस सिंहासन पर एक हीरा लगा हुआ था, वही हीरा जो दुनिया में आज भी फेमस है, कोहिनूर का हीरा, जो गोलकुंडा की खदानों से निकला और कहाँ से कहाँ तक पहुँचते हुए महारानी विक्टोरिया, जो ब्रिटेन की महारानी जो थी, उनके ताज में जाकर आज भी है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो मयूर सिंहासन जो था किससे रिलेटेड है, तो शाहजहाँ से रिलेटेड है। ठीक है, समझ रहे हैं किस बारे, तो मयूर सिंहासन किसने बनवाया था, शाहजहाँ। आगे जब इसके पढ़ेंगे ना, तो इसके जितने भी उत्तराधिकारी यानी जितने भी वंशज आएंगे सब इसी मयूर सिंहासन पर बैठेंगे। ठीक है, लास्ट में बताऊंगा कि कहाँ से इसे खत्म हो गया, कहाँ से इसको छीन लिया गया। उसी मयूर सिंहासन पर कौन सा हीरा लगा हुआ था, कोहिनूर हीरा। याद रखना, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखेंगे तो शाहजहाँ के दरबार में जो कवि थे, उसमें 2 तरह के कवि थे, एक हिंदी कवि थे और एक संस्कृत कवि थे। ठीक है, याद रखिएगा। हिंदी कवि के क्या क्या नाम है उनको याद रखिएगा, सुंदरदास चिंतामणि और कविंद्राचार्य। याद रखिएगा, शाहजहाँ के दरबार में 3 कवि थे हिंदी भाषा के, यानी हिंदी कवि थे। उनका नाम क्या था, सुंदरदास चिंतामणि और कविंद्राचार्य। एक जो थे संस्कृत के कवि थे, उनका नाम क्या था, जगन्नाथ। याद रखने का, इन्हें महाकवि भी कहा जाता है। ये जो शाहजहाँ था ना, जगन्नाथ को कौन सी उपाधि दिया था, तो महाकवि की उपाधि दिया था। ठीक है, याद रखना, एग्जामों में क्वेश्चन पूछ देते हैं कि शाहजहाँ के दरबार में कौन सा जो संस्कृत कवि था, तो क्या नाम था, जगन्नाथ। समझ रहे हैं, क्या नाम था, जगन्नाथ। उन्हें क्या कहा गया, या किस तरह की उपाधि दी गई, तो महाकवि की उपाधि दी गई। आगे देखेंगे तो इलाही सनमत की शुरुआत किया था किसने, ये शाहजहाँ ने। तो देखो इलाही सनमत क्या है, जैसे कि
कैलेंडर जो होता है ना, पुराने ज़माने में कैलेंडर जो चलता था शक सनमत, विक्रम सनमत, उसी तरह मुस्लिमों में हिजरी सनमत एक कैलेंडर चलता है, उसी को हिजरी सनमत को इलाही सनमत भी ये शाहजहाँ कहता था, यह शाहजहाँ के शासनकाल में कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो शाहजहाँ के शासनकाल में झरोका जो दर्शन था, जो अकबर के शासनकाल में शुरू किया गया था, उसको बंद कर दिया गया। किसके शासनकाल में? शाहजहाँ के शासनकाल में, क्योंकि इसमें झरोका दर्शन में ना हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में जाता था लोग। तो शाहजहाँ की पत्नी मुमताज़ मर गई थी, इसी गम में ये झरोका दर्शन को भी बंद करा दिया कि अब मेरी वाइफ है ये नहीं, तब कहाँ जाएंगे लोगों से मिलने के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे तो कुल इसके कितने बच्चे थे? तो 14 बच्चे थे। शाहजहाँ के 14 बच्चे पैदा हुए, जिसमें से 7 गो मर गए और 7 गो जो बचे हैं। ठीक है, और कुछ ज़्यादा ही अपने वाइफ से ज़्यादा प्यार करता था। ठीक है, लगातार इसके बच्चे होते जा रहे थे और ऐसा कहा जाता है कि 14वें बच्चों को जन्म देते वक्त ही मुमताज़ की मृत्यु हो जाती है ना। समझ रहे किस बारे? तो इसके शाहजहाँ के कितने बच्चे थे? 14 बच्चे थे, जिसमें से 7 को बचे, बाकी 7 को मर गए। जिसमें से 7 को जो बच गए, जिंदा बचे, उनमें से 4 जो थे पुत्र थे। क्या क्या नाम था? पहला दारा शिकोह, दूसरा शाह शुजा और तीसरा औरंगजेब और चौथा मुराद। याद रखना, ये चारों का नाम याद रखना, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद, क्योंकि अगली जो वीडियो आएगी इन सभी के बारे में थोड़ा सा समझना है। ठीक है, तो इनके नामों को थोड़ा सा ध्यान समझ लें। एक बार और फिर से याद करो, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद। दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और चौथा मुराद। बहन कौन थी? ये 3 को, यानी 3 पुत्री थी शाहजहाँ की, जहाँ आरा, रोशन आरा और गोहन आरा। जहाँ आरा, रोशन आरा और गोहन आरा। ठीक है, 3 बहन और 4 भाई थे। 7 को यही बचे थे, बाकी 7 को मर गए। ठीक है, जन्म होता था मर जाते थे, कुछ दिन बाद जन्म होता था मर जाते थे। यानी अंतिम बच्चे को जन्म देते हुए किनकी मृत्यु हो जाती है? मुमताज़ बेगम की मृत्यु हो जाती है, जो शाहजहाँ की पत्नी है। ठीक है, आगे देखेंगे तो दक्षिण का सूबेदार कौन था? दक्षिण का सूबेदार था ये औरंगजेब। यानी कि शाहजहाँ के शासनकाल में दक्षिण का सूबेदार कौन बना था? दक्षिण का सूबेदार औरंगजेब बना हुआ था। देखो ये जब शाहजहाँ भी था ना, जहांगीर के शासनकाल में, यानी कि जब जहांगीर के शासनकाल जब चलता था तो शाहजहाँ भी दक्षिण क्षेत्र का ही सूबेदार बना था। उस समय मैंने बताया था कि उस समय शाहजहाँ का नाम क्या था? खुर्रम था। और जब वो दक्षिण क्षेत्र अभियान जीत लिया था, इसी खुशी में जहांगीर ये शाहजहाँ को शाहजहाँ की उपाधि धारण किया था, उपाधि दिया था। ठीक है, सुंदर किशोर। उसी तरह शाहजहाँ के शासनकाल में औरंगजेब, जो उसका बेटा जो औरंगजेब है, ये दक्षिण का सूबेदार है, दक्षिण भारत का। ठीक है, आगे देखेंगे तो शाहजहाँ की बीमारी हो जाती है, बीमार पड़ जाता है 1600, याद रखना कब बीमार पड़ता है? 1657 में। समझ रहे ना, 1657 ईस्वी में शाहजहाँ बीमार पड़ जाता है। और जब ये बीमार पड़ता है ना, तो ये चारों पुत्रों में उत्तराधिकारी बनने के लिए, यानी कि अगला राजा बनने के लिए चारों पुत्र में विवाद खड़ा हो जाते हैं कि हम बनेंगे तो हम बनेंगे। इसमें सबसे खचड़ा दिमाग क्या था? औरंगजेब। खचड़ा कहने का मतलब क्या है कि ये चाहता था कि अगला शासक हम बने, यानी कि मुगल सम्राट हम बने। ठीक है, लेकिन ओरिजिनली होना कौन चाहिए था? दारा शिकोह की। दारा शिकोह बड़ा भाई था। ठीक है, तो उत्तराधिकारी बनता कौन? दारा शिकोह बनता, लेकिन बन गया कौन? औरंगजेब बना। कैसे बना ये नेक्स्ट क्लास में उसको अच्छे से समझा देंगे, अच्छे से बता देंगे। ठीक है, बस इतना याद रखो कि बीमार पड़ जाता है औरंगजेब 1657 ईस्वी में, तो उत्तराधिकारी के लिए चारों भाई में लड़ाई हो जाती है। उसमें औरंगजेब जो है वो क्या करता है? सभी भाई को आपस में लड़ाता है, खुद लड़ता है। इस सब कहानी आगे के क्लास में भी समझ लेंगे लोग। ठीक है, उसके बाद औरंगजेब क्या करता है? शाहजहाँ को पकड़ लेता है, कैद कर लेता है। ठीक है, और शाहजहाँ को किले में ले जाकर बंद कर देता है। तो शाहजहाँ बोलते हैं कि ठीक है, हमको कैद तो कर लिया है, लेकिन ऐसा जगह हमको रखना, ऐसे किले में रखना जहाँ से हम ताजमहल को देख सके। पता है क्यों ताजमहल को देखना चाहता था? क्योंकि उसी ताजमहल में किसका कब्र था? उसकी वाइफ मुमताज़ बेगम का कब्र था। इसीलिए वो चाहता था कि अंतिम क्षण अपनी वाइफ को हम देखते रहें, वहीं पर भले मर जाए। तो उसको ऐसे ही जगह महल में रखा गया था, कैद करके, जहाँ से वो देखते रहता था ये ताजमहल को। बाद में इसने मरने के बाद अपनी इच्छा अनुसार, जिससे मतलब जैसे ये बोला था कि हम मर जाएंगे, तो अपने ही वाइफ के बगल में एक कब्र पहले ही से बनवा कर तैयार रखा था, वहीं पे इसको दफना दिया गया ये शाहजहाँ को भी। समझ रहे किस तरह? तो आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे लोग कि चारों भाई में उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई जो होता है, ये उत्तराधिकारी की लड़ाई का ये ट्रिक है, बहुत ही बेहतर ट्रिक है, बाघ सा देव। ठीक है, अगला बताएंगे कि कैसे कैसे ये लड़ाई लड़ना है। यहीं तक इसका वीडियो को अंत करते हैं। इसको जिसको पता होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस ट्रिक का मतलब क्या है यह ट्रिक? बाघ सा देव। इसी ट्रिक में चारों भाई का युद्ध जो है छिपा हुआ है।
नेक्स्ट क्लास में जब औरंगजेब का शासनकाल बताएंगे तो उसमें बताएंगे कैसे औरंगजेब जो है ये शाहजहाँ के सत्ता को हथियाता है, कैसे अपने बाप को कैद करके रखता है और अपने भाइयों को कैसे मार काट के अपने रास्ते से हटा देता है। इसमें बस याद रखो कि इस चारों भाइयों में सबसे बेहतर था दारा शिकोह, क्योंकि सहिष्णु था और ये बहुत सारे भाषाओं को मैं ट्रांसलेट कर सकता था, लिख सकता था, अनुवाद कर सकता था, ठीक है। और ये सभी धर्मों को एक समान मानता था और इसमें औरंगजेब जो था सबसे खतरनाक दिमाग का था और औरंगजेब ही अगला शासक बनेगा। इतना मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ ये चारों युद्ध के बाद औरंगजेब ही जीतेगा। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिटेल से समझेंगे लोग। यहाँ किसी भी तरह का आपको अगर दिक्कत लगा हो, परेशानी लगा हो तो कमेंट करके जरूर पूछना है। फिर दूसरी किसी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।